Our today's chapter is chapter number third, which named as electrolytic process. Electrolytic process. ठीक है. This is the chapter third of the UEE. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में हम कुछ एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस. अब इसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रोलाइट. अब ये डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है. इलेक्ट्रोलाइट, it is the solution of a salt used for electrolytic process. Second, electrodes. It is the plates or rods immersed in electrolyte and connected to the DC supply. Number third, anode. The electrode connected to the positive terminal of the supply. जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होती है उसको हम कहते हैं एनोड. फिर है कैथोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, डेट इज उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड. फिर है आपके आयंस. अब जब व्हेन अ डीसी सप्लाई इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, इट गेट्स केमिकली डिकम्पोज्ड इन टू पार्ट्स नेम एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स. अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कहते हैं उनको. तो जब भी डीसी सप्लाई हम पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में, और तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनको हम आयंस कहते हैं. अब आयंस भी आपके दो तरह के होते हैं, कटायंस और अनायंस. कटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड अनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. फिर है आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट. इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स एटॉमिक वेट एंड वैलेंस. ये एटॉमिक वेट और वैलेंस की रेशो होती है, जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट वेट. फिर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. It is the amount deposited on a passing a steady electric current on 1 amperage for 1 second through its solution. यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से हमें ये एक तरह की अमाउंट होती है कि जो डिपॉजिट होती है 1 सेकंड के लिए 1 एम्पेयर करंट पास करने के बाद किसी एक सॉल्यूशन में. फिर है एटॉमिक वेट. क्या होता है? इट इज़ अ नंबर विच इज़ द एवरेज ऑफ द मॉसिस ऑफ इट्स वेरियस आइसोटोप्स वेट रिलेटिव टू देयर अबंडेंस. फिर है वैलेंसी. इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स विद विच इट विल रिएक्ट केमिकली. इट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर. ये इंटीजर में होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3. इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं वैलेंसी की. ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जितने होते हैं उस केमिकल में, उतने नंबर्स को हम वैलेंसी कहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आता है अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस. एक तरह के इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलिसिस कह रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट, जो कि यूज़ होता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में. ये वो सॉल्यूशन को डिकम्पोज करता है, उसमें आयंस को प्रोड्यूस करता है, जो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. अब इसमें लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ने हैं. ये दो तरह के लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड या डिपॉजिट. लिबरेटेड मीन्स जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होती है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. यानी कि जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड में. ठीक है. सेकेंड लॉ क्या कहता है? इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर इन द रेशियो ऑफ द देयर इक्विवेलेंट मासेस. यानी कि सेकेंड लॉ हमें बताता है, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिट होता है किसी भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर, वो होता है इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस. उसके इक्विवेलेंट मासेस के इक्वल होता है. ठीक है. फिर है उसके बाद टर्म्स यूज्ड क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में. जैसे कि फर्स्ट है करंट एफिशिएंसी.
इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड टू द थ्योरेटिकल क्वांटिटी। इसकी जो वैल्यू होती है ये लाई बिटवीन करती है 90 to 98%, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी डिपॉजिट हुई है टू द थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हमने मान के चलिए कि इतना डिपॉजिट होना था, ये थ्योरेटिकल हमने मान के चल रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में कितनी एक्चुअल क्वांटिटी डिपॉजिट हुई है किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसे हम कहते हैं करंट एफिशिएंसी। बेसिकली इट इज़ वेरी हाई, 90 to 98% इसकी एफिशिएंसी होती है। अब है वोल्टेज। अब यहाँ पर वोल्टेज ये दूसरे वाली वोल्टेज है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में वोल्टेज के बारे में। द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू पास द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वोल्टेज ड्रॉप एट द एनोड एंड कैथोड। यानी कि एनोड और कैथोड पर रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके सम को हम कह रहे हैं टोटल वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, फिर है एनर्जी एफिशिएंसी। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द थ्योरेटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिटिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल टू द एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग सो। यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिटिंग, यानी कि एक किसी भी मेटल की क्वांटिटी का डिपॉजिट होने के लिए जो एक एनर्जी थ्योरेटिकल एनर्जी की ज़रूरत है उसकी वैल्यू को डिवाइड करके टू द एक्चुअल जो एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड है उस काम को करने के लिए, उस डिपॉजिट को, उस मेटल को डिपॉजिट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोड पर, उस रेशो को हम कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। नंबर 4, द वैल्यू ऑफ द करंट रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिटिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द मेटल and the time for which the current is to be passed through the electrolyte can be calculated easily if the value of ECE of the metal is known। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का पता हो किसी भी मेटल के, तब हम वैल्यू ऑफ करंट बता सकते हैं कि कितनी ज़रूरत होगी उस करंट की किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करने के लिए कोई भी मेटल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। अब इसके यूज़ करके, इस प्रोसेस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन यूज़ होती हैं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम मेटल्स को निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में से किसी भी मेटल को हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, छान सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल्स, केमिकल्स को भी हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की वजह से हम केमिकल को भी बनाते हैं बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हम इलेक्ट्रोड्स पर, यानी कि आयंस और कटायंस, एनोड कैथोड की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डालकर हम उसमें केमिकल्स बना सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एक मेटल पर दूसरे मेटल या नॉन मेटल की परत को चढ़ा देना, दैट प्रोसेस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर है क्लीनिंग ऑफ सरफेस, अगर कोई सरफेस आपका क्लीन नहीं है उसको सरफेस क्लीन करना। फिर है पॉलिशिंग एंड बफिंग, पॉलिशिंग करना किसी भी चीज़ की, पॉलिश करना यानी कि जैसे आपके किसी भी मेटल को चमकाना, उसके लिए। फिर है डिपोजिशन ऑफ मेटल, मेटल को डिपॉजिट करना किसी दूसरे के ऊपर। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोफॉर्मिंग। इलेक्ट्रोफॉर्मिंग इज ऑल्सो एक तरह की आप फॉर्मेशन बनाना, अलग सी आपकी शेप बनाना बाय द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनोडाइजिंग एंड गैल्वेनाइजिंग, ये भी एक तरह का मेटल, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोफॉर्मिंग की ही या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही एक तरह की टाइप है, जिसकी वजह से हम ये करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कोई भी मटेरियल। ठीक है, सो दीज आर द प्रोसेसेस, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट वी हैव टू डिस्कस। सो आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर आज सुन लीजिए आप, और इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना जो भी आपके पास है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।